नमस्कार मित्रों, आप सब लोग ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़ करके इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं और सनातन संस्कृति के इस कार्यक्रम में आप सबका सहयोग निरंतर मिल रहा है। बड़ी ही ये हर्ष और उत्साह की बात है कि हम आप सब मिलकर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करें और जहाँ तक हो सके अपने सनातन वेदों में दिए गए नियमों का पालन करें। यही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। आप सब लोग बड़े उत्साह से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए बहुत ही एक जानकारी भरा कार्यक्रम लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो आप लोग इसका आनंद लें और इसके बाद इस पर अगर कोई शंका आपको होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमको भी पता चलता है कि आप सब लोग देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको आप पूछ भी रहे हैं, इससे उत्साहवर्धन होता है। कहते हैं कि आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। 5 चीज़ें बालक के जन्म होने के पूर्व ही विधाता निर्धारण कर देते हैं। क्या क्या? आयु, कितने दिन जीना है। आयु, कर्मंच, काम क्या करना है। वित्तंच, धन कितना कमाएंगे आप। और विद्या निधन में उच, मरने की तिथि जन्म के तिथि के समय ही निर्धारित हो जाती है। इसलिए नीति शास्त्र हमारा स्पष्ट संकेत करता है कि प्रत्येक कार्य को निर्भयता से करना चाहिए, किसी भी तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक जानकारी आपको दे देते हैं कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप किसी समस्या से प्रभावित हैं, आपके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई अशांति है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलने का समय लेकर के मुलाकात भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने पंचक के विषय में एक रोचक जानकारी आपको के लिए तैयार की है और आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्य में पंचक की चर्चा विशेष रूप से आती है। तो आज आप ये जानेंगे कि पंचक का प्रभाव हमको कहाँ कहाँ तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज के लाखों वर्ष पहले हमारे सनातन ऋषियों ने हजारों वर्ष तक घास फूस फल फूल खा करके और इन नक्षत्रों के विषय में जो जानकारी अर्जित की है, आज हम थोड़ा से विज्ञान जो 10-5 साल में सर्च करके बताता है कि आज ये होने वाला है, कल वो होने वाला है, और 10 साल बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है, वो कह देता नहीं भाई ये बात सही नहीं है, ये बात सही है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में जो बात हमारे ऋषियों ने एक बार कह दी, वही हमेशा के लिए एकदम स्पष्ट है, प्रमाणित है। हमारे जीवन में नक्षत्रों का प्रभाव सबसे अधिक है और इन नक्षत्रों की संख्या है 27। 27 नक्षत्रों में इस पूरे भूमंडल को बांटा गया और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 का यदि 4 से गुणा करें तो संख्या आती है 108। इसीलिए हमारे जो माला होता है, उसकी जो दाना होती हैं वो 108 ही होती हैं। ये भी एक रहस्य की बात है। तो इन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र हमारे लिए अनुकूल हैं और कुछ हमारे लिए विपरीत हैं। तो इन पंचकों के विषय में 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक पंचक कहे जाते हैं। वैसे तो पूरा धनिष्ठा नहीं आता, आधे धनिष्ठा से, धनिष्ठा के तीसरे चरण से लेकर के रेवती नक्षत्र तक
5 चरण, 5 नक्षत्र और इनके चारों चरण, इस तरह से ये पंचक कहे जाते हैं। इन पंचकों का हमारे जीवन से क्या संबंध है, ऐसी क्या दिक्कत आती है कि कुछ नक्षत्र पंचक के होते हैं तो उससे हमारे घर में, परिवार में कोई शादी विवाह मांगलिक कार्य होना है, कहा भैया पंचक है, अब मंडप नहीं छाया जा सकता। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखना है और इसको अपने अनुभव में लाना है। हमारे ऋषियों ने तो इसको अनुभव करके हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से बता दिया और आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित रूप से इसका आपके जीवन में 100% प्रभाव पड़ता है। पर हमको उनको जानने की, समझने की आवश्यकता है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। धनिष्ठा पंचकम त्याज्य तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिणादि यात्रा अग्रहाणाम छादनम तथा। ये 5 कार्य हमको इन पंचक में वर्जित हैं। कहते हैं कि ये पंचक सहित तो जो 5 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में हमको अलग अलग इनके प्रभाव देखने के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे रविवार को यदि धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाए और उसी दिन से पंचक हों तो इसको रोग पंचक कहते हैं। रोग पंचक में यदि हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए स्वस्थ होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि रोग पंचक में यदि किसी को किसी भी तरह की व्याधि हो गई, आप कभी बीमार होइए और बीमार होने का नक्षत्र देखिए, अगर रोग पंचक अर्थात रविवार को धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो रहा है और उस दिन हमको कोई बीमारी आ जाए तो फिर वह बहुत लंबे समय तक चलती है। इसीलिए रविवार से आरंभ होने वाले धनिष्ठा नक्षत्र के पंचक को हम रोग पंचक कहते हैं। दूसरा है जब राज पंचक, जब सोमवार से पंचक आरंभ होते हैं तो उसको हम राज पंचक कहते हैं। राज पंचक का क्या प्रभाव है? राज पंचक में यदि हम किसी का राज्याभिषेक कर देते हैं तो फिर बहुत समय तक सत्ता पर रह पाना कठिन है। इसलिए राज पंचक में किसी का राज तिलक होना, राज्याभिषेक होना, ये हमारे लिए दोषकारक हो सकता है। इसलिए हमको यदि सोमवार से पंचक में हो तो किसी का राज्याभिषेक होने से रोकना चाहिए। तीसरा है अग्निपंचक। अग्निपंचक मंगलवार से आरंभ होते हैं। यदि अग्निपंचक में हम तृण काष्ठ आदि का संग्रह करें, अब तो उतना संग्रह नहीं दिखता है। पहले क्या होता था कि पूरे वर्ष भर के लिए लकड़ी, कंडे, ओपले, छानी, छप्पर और जो घर की छतें होती थी वो भी लकड़ी से ही पाटी जाती थी। तो तृण काष्ठ लकड़ी प्रज्वलनशील पदार्थों का संग्रह यदि हम पंचक में करते हैं और मंगलवार से अगर यह पंचक आरंभ हो रहा है, हमने धोखे से भी इसको अर्जित कर लिया तो निश्चित रूप से आग लगने का भय रहता है। यहाँ तक कि यदि कोई दुकान का शुभारंभ हो या ना भी शुभारंभ हो, दुकान चल रही हो और हम नया सामान मंगा करके और इस अग्नि पंचक में अपनी दुकान में लगा दें तो बहुत भय रहता है शॉर्ट सर्किट होने का, आग लगने का। इसलिए इस जो अग्नि पंचक है इस पर भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा है चोर पंचक। चोर पंचक शुक्रवार या गुरुवार से भी दिया गया आरंभ होता है। तो जब शुक्रवार से आरंभ होने वाला जो पंचक है उसको हम चौर पंचक कहते हैं। चौर पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल वर्जित है। यदि पंचक में गुरुवार पड़े और गुरुवार के दिन हमको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़ जाए तो हमारा सामान निश्चित रूप से चोरी होगा या गिरेगा या हमारी जेब कट जाएगी या किसी तरह के हमारे धन की हानि हो सकती है। इसलिए चोर पंचक में किसी को धन देना, किसी से कर्ज लेना, किसी तरह का धन का आदान प्रदान करना, ये धन की हानि का संकेत करता है। तो चोर पंचक में हमको ये सावधानी रखनी चाहिए। पांचवा है मृत्यु पंचक। जो शनिवार से आरंभ होता है उसको मृत्यु पंचक कहते हैं। यदि पंचकों की स्थिति में शनिवार से पंचक आरंभ हो रहे हों और किसी की मृत्यु हो जाए तो यह मृत्यु पंचक निश्चित रूप से हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे गांव से, हमारे आसपास से
5 लोगों की मरने की आशंका व्यक्त करता है। इसलिए हमको शनिवार में इन चीज़ों पे सावधानी रखनी चाहिए। अब सावधानी क्या रखनी चाहिए भाई? नक्षत्र का प्रभाव तो आपके जीवन में पड़े है। तो कहते हैं कि धनिष्ठा पंचकम ग्रामे असतभिषा कुल पंचकम और पूर्व भाद्रपदम द्वितीया उत्तराग्रह पंचकम रेवती ग्राम वाह्याम च शततम पंचक लक्षणम। ये एतत् पंच जो लक्षण हैं इसमें धनिष्ठा पंचकम ग्रामे, यदि धनिष्ठा नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस गांव में, उस घर में, परिवार में नहीं, पंचकम ग्रामे, उस ग्राम में 5 लोगों की उस वर्ष में मृत्यु होने की सूचना है। और शतभिषा कुल पंचकम, यदि शतभिषा नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाए और उस पंचक में, तो कहन की कुल पंचकम, उस कुल में, हमारे कुल में, हमारे गोत्र में, हमारे परिवार में 5 लोगों की मृत्यु हो सकती है। और पूर्वाभाद्रपदम यूथा, यदि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से यह पंचक आरंभ हो रहे हैं तो हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास 5 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। और उत्तराग्रह पंचकम, यदि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जो चौथा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे घर में ही 5 लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। इससे अलावा रेवती ग्राम वाहियाम च, यदि रेवती नक्षत्र में किसी की मृत्यु हो जाए तो ग्राम वाहियाम, गांव से बाहर 5 लोगों की मृत्यु होगी। एतत् पंचक लक्षणम, ये पंचक के लक्षण बताए गए हैं। अब कहते हैं कि इनसे बचने का उपाय क्या है भाई? अगर ये पंचक इतने दोष युक्त हैं तो इनसे बचने का भी कुछ उपाय होगा। तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभ्यते नरः, जिस मनुष्य की मृत्यु पंचक में हो जाती है उनकी सद्गति निश्चित रूप से बाधित हो जाती है। कहते हैं कि वाह्यस्त्र न कर्तव्यम कृते अन्य मरणम भवेत, उनकी क्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से किसी दूसरे का भी परिवार में मरण हो सकता है। अब इसका अर्थ तो इन्होंने ये निकाला, लेकिन एक रास्ता भी उन्होंने दिया है कि मान लीजिए कि रेवती नक्षत्र में पंचक के चौथे चरण जो अंतिम नक्षत्र है, इस पर परिवार में, घर में, हमारे बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमको प्रयास करके इंतज़ार करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के बाद ज्यों ही अश्विनी नक्षत्र आएगा पंचक खत्म हो जाएंगे और हम उनकी क्रिया आराम से कर सकते हैं, उसमें पंचक की शांति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि रेवती नक्षत्र है या अन्य पीछे के कोई भी नक्षत्र, धनिष्ठा में ही किसी की मृत्यु हो जाए तो 5 दिन तक हम कैसे इंतजार करेंगे? तो उसके लिए शास्त्र ने बताया है, हमारे गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, निर्णय सिंधु में ये मार्गदर्शन दिया गया है कि जो ही चिता में रख करके उनका संस्कार करने की तैयारी की जाए तो एक योग्य आचार्य के द्वारा जो अंत्येष्टि कर्म को कराने में निपुण हैं तो वो उसी तरह के 4 पुतले आटा से या चावल के आटे से या कुशा से 4 पुतले बना करके उनको मंत्र से अभिमंत्रित करके उसी चिता के साथ उन पुतलों को भी जलाया जाता है। इससे इस दोष का शमन हो जाता है। और इसके उपरांत 10 गात्र विधान के पश्चात जब एकादशाय होता है तो उस दिन पंचक शांति भी कराना आवश्यक रहता है, जिससे हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी भी तरह का कोई दोष प्रवेश नहीं करता है। चौथा क्या है कि यदि घर में मांगलिक कार्य, विवाह आदि हैं और पंचक आरंभ हो रहे हैं तो चूँकि मंडप छाने में तृणकाष्ठ का प्रयोग होता है तो इसलिए हमको सावधानी ये रखना चाहिए कि पंचक लगने के पूर्व ही हमको मंडप अपना छा लेना चाहिए, जिससे कि हमको यह दोष नहीं लगे। क्योंकि यदि बाग, खेत, तड़ाग, कूप आदि का हमको बाउंड्री करना है, घेरा डालना है, तो भी हमको पंचक का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से यह पंचक विवाह आदि में बचने का ये रास्ता है। पहले मंडप गाड़ लीजिए। यदि कोई उस दिन
पंचक में ख़त्म हो जाता है तो प्रयास करके 5 पुतले बना करके वहाँ पर शांति करके तब फिर चिता में आग लगाई जाती है। इन सावधानियों को आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका जो नुकसान है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ये धनिष्ठा सद्विषा ये चर संज्ञक हैं, इनमें कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमारे लिए करना शुभ भी है, उनको हम कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि पंचक में सभी कार्यों का सर्वथा निषेध है। अब पंचक में रेवती, उत्तरा, भाद्रपद नक्षत्र विवाह होते हैं, इसमें कन्यादान होता है। ये वैवाहिक नक्षत्र हैं, व्यापार में और क्रय विक्रय में हर कार्य में ये मांगलिक नक्षत्र हैं, इनका प्रयोग भी होता है। पर जिन 5 जगहों में इनको वर्जित किया गया है वहाँ पर हमको इनके विषय में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। तो धनिष्ठा सद्विषा जो चर संज्ञक नक्षत्र हैं, इसमें हम कोई मशीनरी कार्य कर सकते हैं। कोई मशीन खरीदनी है, कारखाना हमने लगाया है उसको चालू करना है, या हमको कोई यात्रा करनी है, तो इस नक्षत्रों में हम इसको कर सकते हैं। उत्तरापाद स्थिर संज्ञक नक्षत्र होने से विवाह आदि, बीज बोना, गृह प्रवेश करना, गृह शांति करना और ज़मीन से जुड़े जो भी कार्य हैं हम उनको कर सकते हैं। रेवती नक्षत्र में विवाह, मित्रता, आभूषण आदि क्रय करना, खरीदना, ये भी हम कर सकते हैं। तो 5 ही कार्य इसमें वर्जित हैं, अन्य कार्यों पर किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। प्रायः लोग कहने लगते हैं अब पंचक है, अब शादी कैसे होगी? तो विवाह में ये पंचक के जो नक्षत्र हैं वो ग्राह्य हैं। केवल मंडप छाने का निषेध है, तृणकाष्ठ का निषेध है, चिता जलाने का निषेध है, दक्षिण दिशा की यात्रा का निषेध है और किसी भी तरह के स्लैब डालना, छत को पाटना, छप्पर छाना, इन कार्यों का जिनका निषेध है इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो कहीं न कहीं नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन में विशेष रूप से ज़रूर होता है। शायद आपको यह बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर भी यदि इस पर कोई भी शंका समाधान आपको करना है तो इस पंचक के विषय में आप और भी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा, लिंक के द्वारा, या ऐसे भी आप जानकारी करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।